एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 4 में हम जानेंगे अर्लीस्ट बुक्स और ब्यूरियल्स के बारे में, मतलब आरंभिक जो किताबें हैं और कब्रों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेद के बारे में, जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स में से एक है, मतलब दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा हिम्स हैं, मतलब प्रार्थनाएं हैं, जिनको सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से कहा गया, वेल सेड। ये विभिन्न देवी देवताओं के स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता जो है वो आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ये जितनी भी हिम्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, इनको ऋषियों द्वारा कंपोज किया गया था, उनके द्वारा रचा गया था। ये जितने भी हिम्स थे, इनके एक एक सिलेबल, अक्षर, उसके बाद वर्ड, सेंटेंस, एक एक करके जो पृष्ठ होते थे, जो टीचर होते थे, वो स्टूडेंट को याद करवाते थे। और ज़्यादातर हिम्स जो था ये पुरुषों द्वारा कंपोज किया गया था, उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाता था और सिखाया जाता था। इनमें से कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। और इसका जो लैंग्वेज है, ऋग्वेद का लैंग्वेज, वो प्राक संस्कृत है, जिसको वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उससे ये संस्कृत थोड़ा सा अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं उन्हें लिखी गई है और उसका प्रिंट किया गया है, छापा गया है, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और उसे सुन के याद किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। और रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इससे जो प्रिंट किया गया, इसका काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। यहाँ पर संस्कृत और दूसरे लैंग्वेज के बारे में इम्पोर्टेंट नोट्स दिया हुआ है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो संस्कृत जो है ये इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है। कुछ और इंडियन लैंग्वेज जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, फिर एशियन लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में ओरिजिनली इनका बहुत सारा वर्ड क्या था, कॉमन था आपस में, जैसे कि संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर। ये जो शब्द है इनका जो मीनिंग है वो कॉमन है, एक ही है, सारे का मतलब एक ही होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग लैंग्वेज फैमिली के लैंग्वेज भी बोले जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है। वही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब द्रविडियन फैमिली का लैंग्वेज है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। तो ये था लैंग्वेज के बारे में कि संस्कृत भाषा सब जो है ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अब फिर से चलते हैं मेन टॉपिक पे कि हिस्टोरियन जो होते हैं वो ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसका अध्ययन करते हैं।
हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार, ये आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन जैसे आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल रिमेन्स पे डिपेंड्स होते हैं, हिस्टोरियंस मटेरियल रिमेन्स भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, रिटन सोर्स का। ऋग्वेद में जो प्रेयर्स है, हिंस है, ये डायलॉग के रूप में है, वार्तालाप के रूप में है। यहाँ पर एक डायलॉग नीचे दिया हुआ है अगले पेज में, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों के बीच, जो दो नदी व्यास और सतलज है, उनके बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर विश्वामित्र व्यास नदी और सतलज नदी से प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं कि वो आसानी से उस पार जा सके, और नदियाँ भी उनकी प्रार्थना स्वीकार करती है। और इससे इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। इससे सोर्स का पता चलता है। और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। तो यहाँ 3 सोर्स का पता चला, नदियों के बारे में, उसके बाद घोड़ों और गायों के बारे में। इनका महत्वपूर्ण स्थान था समाज में उस टाइम। ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उसमें और दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती नदी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। ये जो दिया हुआ है यह ऋग्वेद का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका एक पांडुलिपि का एक पेज है। भूज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, और लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह जो पांडुलिपि है यह पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब जानते हैं मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में, कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में, जिनकी चर्चा ऋग्वेद में बार बार की गई है। ऋग्वेद में कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन और हॉर्सेस, इनके बारे में, इनकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। उस टाइम जो बैटल होता था, युद्ध होता था, वो कैटल को कैप्चर करने के लिए होता था, मतलब मवेशियों को कैप्चर करने के लिए किया जाता था। और इस बैटल में घोड़ों का यूज किया जाता था रथ खींचने के लिए, और लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, इन ज़मीनों के लिए लड़ाई की जाती थी। और कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जो धन जीते जाते थे उसका कुछ भाग जो लीडर होता था, सरदार, वो रख लेते थे, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, और जो धन बच जाता था उसको आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी यूज किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। युद्ध में ज़्यादातर पुरुष ही भाग लेते थे, और इनका कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। और वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अगला टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। इसमें इस सेक्शन में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो लोगों की विशेषता बतलाते हैं, मतलब लोगों के वर्गीकरण के बारे में। तो लोगों का वर्गीकरण कैसे होता था?
उनका वर्गीकरण काम, भाषा जो वो बोलते थे, उसके बाद जिस जगह से वो बिलोंग करते थे, मतलब उनका निवास स्थान, जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके बाद उनके जो समुदाय थे और उनका जो कल्चरल प्रैक्टिस था, जो सांस्कृतिक परंपरा था, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला है पृष्ठ पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जो राजधानियों और महलों में रहते थे, ना तो इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे, ना टैक्स वसूली करते थे, और ना ही राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बनता था। जनता और पूरे समुदाय के लिए, मतलब कम्युनिटी के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था। पहला तो है जनता, दूसरा है विश्य या वैश्य। वैश्य जो शब्द आया है ये विश्व से आया है। बहुत सारे विश्व और जनों के नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं और इसलिए हमें पुरुजन, विश्व, भरतजन, विश्व, यदुजन और विश्व, इन जैसे कई उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। जिन लोगों ने ये जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, हिम्स है, इसकी रचना की, वो अपने आप को आर्य कहते थे। और उनका जो अपोनेंट होता था, अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और उनकी भाषाएं भी अलग थी। और बाद के समय में दास, जिसका फीमेल फॉर्म जो होता है वो दासी, इस शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। बाद में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। जहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वही दूसरी तरफ कुछ और भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जैसे द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। महापाषाण कब्रों के बारे में इस सेक्शन में हम जानेंगे। महापाषाण, मेगालिथ्स का मतलब है बिग स्टोन, मतलब स्टोन बोल्डर्स जो है उसको मेगालिथ्स कहा जाता है। और इनका यूज ब्यूरियल साइट्स को मार्क करने के लिए किया जाता था। मतलब जो कब्र होता था, दफन करने की जगह, इन जगहों पर लोग चारों ओर से बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे ताकि उसका मार्ग पता चल सके। और महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और ये डेक्कन, साउथ इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ये प्रथा प्रचलित थी। ये है मेगालिथिक ब्यूरियल्स का साइट। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान, जिसे कि शिष्ट कहा जाता है, इसमें एक पोर्ट होल बना हुआ है। शायद बाहर से इस शिष्ट में आने का यह रास्ता था, पोर्ट होल, बड़ा सुराख। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कुलर सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कभी कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है और यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी है।
जैसे समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिसको कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, इसके साथ उनको दफनाया जाता था। और इनके साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। मतलब इन सब के साथ लोगों को दफनाया जाता था। ये महापाषाण कब्रों से मिले हुए लोहे के सामान है। ये जो है ये घोड़े के लिए सामान है, ये कुल्हाड़ियाँ है और ये एक कटार है। कब्र में कंकाल के साथ जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है, उससे वहाँ के लोगों के सामाजिक असमानताओं के बारे में भी पता चलता है। जो चीज़ें मिलती है उसको पुरातत्वविद जो होता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ये मानते हैं कि जो कंकाल के साथ जो चीज़ मिला है वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी, और कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। जैसे एक लोकेशन है ब्रह्मगिरी, जो कि चैप्टर 2 के पेज 12 पर है। ये है ब्रह्मगिरी। इस लोकेशन पर एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। और इससे वहाँ के लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता का पता चलता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। कभी कभी ये जो कब्र है इनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं, और इससे पता चलता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। जैसे कि पहले के पिक्चर में इसमें एक पोर्ट होल दिया गया है, जिसके थ्रू मरने वाले लोगों को कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान पर जो गोलाकार पत्थर लगाए जाते थे, वो पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब हम जानेंगे इनाम गांव के एक स्पेशल ब्यूरियल के बारे में। तो सबसे पहले हम मैप पर देख लेते हैं इनाम गांव कहाँ है। ये रहा इनाम गांव का लोकेशन, ये साउथ इंडिया में है। यह लोकेशन जो है यह महाराष्ट्र में भीमा नदी का एक सहायक नदी है, जिसका नाम घोड़ है, इसके किनारे स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, और यहाँ के वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका जो हेड होता था सिर्फ नॉर्थ की तरफ होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, उनको दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। यहाँ पर एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। अब जानते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को, आर्कियोलॉजिस्ट को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, और यहाँ पर कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है, और उन हड्डियों पर काटने का जो निशान मिला है उससे यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यहाँ पर गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। और यहाँ पर बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ जो फल होते हैं इनका भी साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि इनको भी एकत्र किया जाता था।
अब जानते हैं स्केलेटल कंकाल के अध्ययन से क्या पता चलता है। किसी बच्चा का जो कंकाल होगा उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उसका आकार छोटा होता है और एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का? इसका पता लगाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका जो बोन स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए। वुमन का हिप और पेल्विक एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, जो उन्हें बच्चों को जन्म देने में सक्षम बनाती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, लेकिन आधुनिक शरीर रचना जो है, इसका जो विज्ञान है, इसमें 206 हड्डियों के बारे में ही बताया गया है। इससे ये 360 हड्डियां काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो इस वीडियो में हमने जाना ऋग्वेद के बारे में, उसमें यूज किए गए वर्ड्स के बारे में, उसके बाद मेगालिथिक ब्यूरियल साइट्स के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। इसका एक और लोकेशन के बारे में जाना, इनाम गांव, वहाँ पर कब्रों की क्या विशेषताएं थी और वहाँ के लोगों के क्या काम धंधे थे, इसके बारे में। तो थैंक यू।